हेलो नमस्कार। वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको कुछ हिंदी के सेंटेंस इम्पॉर्टेंट जो हैं उसकी अंग्रेजी कैसे बनती है मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए समझिए। हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो सबसे पहला है कि इस समय मैं पढ़ाने में व्यस्त हूँ। इस समय मैं पढ़ाने में व्यस्त हूँ। इस समय मैं पढ़ाने में व्यस्त हूँ। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है इस समय या फिलहाल या अब। एज ऑफ नाउ आई एम बिजी टीचिंग। आई एम बिजी टीचिंग। एज ऑफ नाउ आई एम बिजी टीचिंग। इस समय फिलहाल मैं पढ़ाने में व्यस्त हूँ। या फिर हम फॉर द टाइम बीइंग आई एम बिजी टीचिंग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखिए अगला जो सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए दो तीन दिन बाद उसने वही किया। 2-3 दिन बाद उसने वही किया यानी वैसा ही किया जैसा उसने पहले कभी किया होगा। तो कैसे लिखते हैं इसको? 2 or 3 days 3 days later 2 or 3 days later उसने वही किया। तो क्या लिखते हैं? he did the same। he did the same। 2 or 3 days later 2 या 3 दिन के बाद he did the same उसने वही किया। अगला देखिए, मैं आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये कैसे लिखते हैं? आई विल लीव नो स्टोन unturned I will leave no stone unturned to help you
मैं आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू हेल्प यू। देखिए अगला फोर्थ में, जैसे मान लीजिए लिखते हैं आपको तहे दिल से सलाम। आपको तहे दिल से सलाम कैसे लिखते हैं इसको? यानी आपके कार्य को तहे दिल से सलाम, यानी आपने जो काम किया है तो आपको मैं तहे दिल से सलाम करता हूं। इसका मतलब ये होता है, यानी कि इसका जो छोटा संक्षिप्त में अगर हम कहें तो आपको तहे दिल से सलाम, यानी आपने जो काम किया है आपके कार्य को तहे दिल से सलाम, यानी आपको तहे दिल से सलाम कैसे लिखते हैं? इसको लिखेंगे हैट्स ऑफ टू यू। हैट्स ऑफ टू यू, आपको तहे दिल से सलाम, ये मतलब हुआ। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला जो सेंटेंस है, अगला जो सेंटेंस है, क्यों किसी को धूल में घसीटना। क्यों किसी को धूल में घसीटना। इसमें जो सी है ये बड़ी आ जाएगी इसमें। घसीटना, क्यों किसी को धूल में घसीटना, इसको कैसे लिखते हैं? why drag anyone in the dust? why drag anyone in the dust, क्यों किसी को धूल में घसीटना। अगला देखिए, अगली जो हिंदी है, मुझे नहीं पता कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाती है। मुझे नहीं पता कि वह प्रत्येक सप्ताह अंत में कहाँ जाती है, यानी प्रत्येक सप्ताह के अंत में वो कहाँ जाती है ये मुझे नहीं पता। कैसे लिखते हैं इसको? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो वेयर सी गोज every weekend. I don't know where she goes every weekend. मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि वह सप्ताहांत कहाँ जाती है, प्रत्येक सप्ताह के अंत में वो कहाँ जाती है ये मैं नहीं जानता, ये मुझे नहीं पता।
देखिए अगला सेंटेंस कैसे इसको लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखने वाला हूं कि ईश्वर ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से वह आज भी जीवित है, वह आज भी जीवित है यानी जिंदा है। ईश्वर की कृपा से वह आज भी जिंदा है, या मान लीजिए ईश्वर की कृपा से आज भी वह जिंदा है। ये हम काफी बार सुनने को मिलता है, बहुत बार ऐसा हम बोलते हुए सुनते हैं या आप स्वयं भी बोलते होंगे, तो सुनने में काफी आता है ऐसे। तो कैसे लिखते हैं ईश्वर की कृपा से, तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं तो बाद में भी लिख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में चलता है। बाय द ग्रेस, बाय द ग्रेस, ग्रेस मीन्स क्या होता है कृपा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, by the grace of God, by the grace of God, he survives SURVIVES, ठीक है। by the grace of God, ईश्वर की कृपा से, he survives, वह जीवित है, जिंदा है, even today, आज भी, इवन टुडे, आज भी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से, ही सर्वाइव्स इवन टुडे, वह आज भी जिंदा है, आज भी वो जीवित है। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। अगला देखिएगा सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं इनको। जैसे मान लीजिए हम लिखें कि वह आपसे नाराज क्यों हुआ, वह आपसे नाराज क्यों हुआ, क्यों हो गया वो नाराज आपसे, ये जानना चाहते हैं। लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आइए उसको समझ लीजिए। आप इन सेंटेंसों को, हम आपको ऐसे ऐसे सेंटेंस सिखाएंगे जो हटकर होगा, बिल्कुल अलग होगा, जो कभी भी यूज इंग्लिश में नहीं हुआ होगा, या मान लीजिए पहली बार आप देख रहे होंगे, आप उसको समझिएगा, सीखिएगा बोलने में, लिखने में, ठीक है। बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। एक चीज को आप बार बार तैयार करोगे, उस पर बहुत सारा काम करोगे, तो स्वतः ही वो आपको समझ में आने लग जाएगी। वह आपसे नाराज क्यों हुआ, ये भी हम काफी बार सुनते हैं बोलते हुए। तो वह आपसे नाराज क्यों हुआ, तो why did he get angry, with you, यानी वह आपसे नाराज क्यों हुआ। तो किसी के साथ जब कोई नाराज होता है तो आगे विद का यूज करते हैं, किसी बात पर कोई नाराज होता है तो एट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखना है, ये फर्क है इसमें। तो यहाँ विद लग जाएगी, यानी आपसे, यानी आपके साथ वो नाराज हुआ ना, किस लिए, तो ये जानना है। तो हम क्या करेंगे, विद लगाएंगे। आपकी बात पर अगर नाराज हुआ हो तो फिर हम यहाँ एट का यूज करेंगे, एंग्री एट यू, ये हो जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ बात से है नहीं, लेकिन आपसे नाराज है ये, तो वह आपसे नाराज क्यों हुआ, why did he get angry with you, ये हो गया। तो देखिए अगला सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं इनको, और कैसे इनको लिखते हैं, तैयार करते हैं। देखिए हर एक चीज को बहुत गहराई से समझना जरूरी होता है। तो देखिए अगला जो सेंटेंस है, मैं हंसते हंसते थक गया था, मैं हंसते हंसते थक गया था।
मैं हंसते हंसते थक गया था। ये भी हम कई बार सुनते हैं बोलते हुए, और आपस में भी कई बार बोलते हैं, मैं हंसते हंसते थक गया, मैं लिखते लिखते थक गया, वह खेलते खेलते थक गया, वह खाते खाते थक गया, ठीक है ना, वह चलते चलते थक गया, वह सोते सोते थक गया। तो हम कैसे लिखते हैं इन चीज़ों को, आइए थोड़ा सा परिवर्तन, बाकी सेम होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो इसको लिखेंगे यहाँ आई। उसके बाद में क्या हुआ, था लिखना है आपको, आई वॉज, आई वॉज। अब क्या हुआ था, थक गया, थक गया को क्या बोलते हैं, टायर्ड। आई वॉज टायर्ड ऑफ, अब इसमें ऑफ लगाना होगा आपको, ठीक है ना, क्या करते करते आप थक गए हैं ये बताना है आपको। आई वॉज टायर्ड ऑफ, मैं थक गया था। अब क्या है, हंसते हंसते, तो इसमें क्या होगा कि लाफिंग कर दीजिएगा, लाफिंग, तो इसमें क्या हुआ, ये हो गया, आई वॉज टायर्ड ऑफ लाफिंग, मैं हंसते हंसते, यानी इसको दो बार बोला जाएगा, लाफिंग एक बार लिखना है लेकिन बोलना है इसको दो बार पड़ेगा हिंदी में। तो आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, क्या करते करते, ऑफ लाफिंग, हंसते हंसते। अगर मान लीजिए हम आगे लिखते हैं कि वह सोते सोते थक गया, तो फिर कैसे लिखेंगे, वह सोते सोते थक गया, वह सोते सोते, वह सोते सोते थक गया, वह सोते सोते थक गया। तो इसको थक गया था ऐसे लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वह सोते सोते थक गया, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ही he was he was tired, he was tired, वह थक गया था, क्या करते करते, सोते सोते, ऑफ स्लीपिंग, ऑफ स्लीपिंग, he was tired of sleeping, वह सोते सोते थक गया था, ये हुआ। अब देखिए उसके बाद में, जैसे मान लीजिए अगर ये कहना हो कि वह इंतजार करते करते थक गई थी, तो वह प्रतीक्षा, वह प्रतीक्षा करते करते, वह प्रतीक्षा करते करते थक गई, थक गई थी, वह प्रतीक्षा करते करते थक गई, वह इंतजार करते करते थक गई थी, ये होना है। तो कैसे लिखते हैं, सी वॉज, सी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड ऑफ, शी वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग, टायर्ड ऑफ वेटिंग। तो हम ऑफ के बाद में जो भी क्रिया लगा रहे हैं उसमें आईएनजी लगा रहे हैं, अर्थात जेरन का यूज कर रहे हैं, एज यू नो। सी वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग, वह इंतजार करते करते थक गई थी। तो इस तरह से हम आगे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूं कि कि हम बैठे बैठे थक गए थे, तो क्या लिखेंगे, हम बैठे बैठे, हम बैठे बैठे थक गए थे। तो इसमें थे वाली बात है, इसमें बहुवचन है, ये देखना आपको, हम बैठे बैठे थक गए थे। कैसे लिखते हैं इसको, कि सबसे पहले हम लिखेंगे वी, तो ये बहुवचन है ना, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर, वी वर टायर्ड, वी वर टायर्ड ऑफ, वी वर टायर्ड ऑफ, वी वर टायर्ड ऑफ सिटिंग, सिटिंग। तो इसमें हम डबल टी आईएनजी कर देते हैं सिटिंग। तो क्योंकि अब डबल टी इसलिए करते हैं कि अब टी से पहले क्या है, आई क्या है, स्वर है, तो हमें उसमें जो टी है ये कंसोनेंट साउंड है, इसको हमें डबल करना पड़ता है, उसके बाद में हम आईएनजी लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें इसको दुगना करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है जब ये स्वर होता है तब। पहले स्वर हो बाद में व्यंजन हो, ठीक है ना, बाद में कंसोनेंट हो पहले उसका वोवेल साउंड हो, तो हम कंसोनेंट को डबल करते हैं, तो ये सिटिंग हो जाता है। उसके बाद में हम आईएनजी जोड़े या कुछ और भी बनाए तो बना सकते हैं। तो वी वर टायर्ड ऑफ सिटिंग, हम बैठे बैठे थक गए थे। तो इस तरह से नेक्स्ट वर्ड देखिए आगे। आज का वीडियो काफी रोचक होने वाला है, मुझे आपसे उम्मीद है, अपेक्षा है कि काफी आपको रोचक लगने वाला है। देखिए समझिए, बार बार कीजिएगा अभ्यास, जो टिकेगा वही सीखेगा वाली कहावत है ये। देखिए अगला सेंटेंस, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए
दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा होता है, नॉकिंग कर रहा होता है, तो उस समय हम कहते हैं कि कौन है। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे, कौन है, ये वाली बात जो है ना, कौन है, कौन है, ठीक है ना, कौन है। इसको हम अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, हु इज देयर, हु इज देयर, यानी वहां पर कौन है, ये मतलब लिखना पड़ेगा। लिखना हिंदी में लिखा जाएगा कौन है वहां, ठीक है ना, कौन है वहां। अगर हम यहाँ वहां वाला जो शब्द लिखे तो भी चलेगा, यहाँ जैसे मान लीजिए कौन है वहां, ठीक है ना, कौन है वहां, तो हु इज देयर, वहां कौन है। अगर देयर का यूज हम पहले कर रहे हैं, बाकी के स्टार्टिंग में हम देयर का यूज कर रहे हैं या इट का यूज कर रहे हैं, तो इनका कुछ भी अर्थ नहीं बनता है, इसका कोई भी अर्थ नहीं बनता है। अगर हम देयर का अर्थ, देयर अंत में लगा रहे हैं, वाक्य के बीच में लगा रहे हैं या आखिर में लगा रहे हैं, जहां भी देयर आ रहा है तो उसका अर्थ बनता है, क्योंकि इसका अर्थ बनेगा वहां। तो ये क्या है कि एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी स्थान दर्शाने वाला एक एडवर्बियल है ये, तो इसको समझना पड़ेगा। तो हु इज देयर, वहां कौन है, अर्थात कौन है वहां, ये वाला। अब कई बार हम इसको ये भी लिखते हैं हु इज इट, ऐसे भी बोल देते हैं हु इज इट, कौन है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं हु इज इट, कौन है, ये भी हम बोल देते हैं कई बार। अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम अगला जो सेंटेंस बनाने वाले हैं कि अब जैसे मान लीजिए हम कहना चाहते हैं कि उसका रुझान टूट गया, तो जैसे मान लीजिए उसका, तो ऐसे लिखेंगे उसको भी, उसका रुझान कहिए मान लीजिए, या जुनून कहिए, या उसको हम जो है झुकाव कह सकते हैं। तो रुझान, उसका रुझान यानी झुकाव जो है उसकी बात हो रही है, उसका रुझान यानी उसका झुकाव टूट गया, उसका रुझान टूट गया, यानी कि कोई काम में मान लीजिए उसका जो रुझान है, वो झुकाव जो है, उसका जो जुनून जो था वो टूट गया, खत्म हो गया मान लीजिए। तो कैसे लिखते हैं, हिज इंक्लिनेशन ब्रॉक, उसका रुझान, उसका झुकाव टूट गया। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। और मान लीजिए हम अगला जो लिखते हैं, अब कह देते हैं कि उधर जाओ, क्या लिखते हैं ना, उधर जाओ, तो कैसे बोलते हैं इसको, अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखा जाएगा कि उधर जाओ, ठीक है ना, उधर जाओ। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, उधर जाओ, तो इसके कैसे लिखेंगे कि गो देयर, वहां जाओ, अर्थात उधर जाओ, वहां को उधर बोलते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हियर मीन्स क्या होता है, यहाँ हियर का मतलब यहाँ भी होता है तो इधर भी होता है, देयर का मतलब वहां होता है तो उधर भी होता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ वहां यानी इधर उधर, ये आपको समझना होगा। तो इसमें क्या लिखते हैं, उधर जाओ, तो क्या बोलना है, गो देयर, उधर जाओ, ठीक है ना। और इधर आओ तो कम हियर, इधर आओ, ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि इस तरह से चीजों को समझना है और बोलना है। अब जैसे मान लीजिए कि आगे लिखना है कि बैठ जाइए यानी बैठ जाओ, तो क्या बोलते हैं, बैठ जाओ, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, बैठ जाओ, ठीक है ना। अब ये नहीं कहते आप बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो यू को हम क्या करते हैं, साइलेंट रखते हैं, क्योंकि सामने जो बंदा खड़ा है वो हमें दिख रहा है कि वो यू है, यानी तुम है वो, लेकिन हम उसको तुम वाला शब्द बोलते नहीं है, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा सा सही नहीं बनता है। तो हम क्या बोलते हैं, बैठ जाइए, तो क्या बोलते हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सिट। अब बैठ जाइए, तो बैठना किधर होता है, नीचे होता है, दाएं बाएं कहाँ होता है बैठना, नीचे ही होता है। जो बैठेगा वो तो नीचे होने के बाद नीचे होता है, तभी तो उसको बैठना कहते हैं, ठीक है ना।
तो सीट के बाद में हम क्या है प्रीपोजिशन जोड़ेंगे डाउन। तो ये डाउन क्या है प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन हम डाउन, डाउन का यूज तभी करते हैं जब कोई चीज है ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, यानी ऊपर वाले स्तर से जब जो गति है वो नीचे की दिशा में जब होती है तो डाउन करते हैं उसका। जैसे व्यक्ति जो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है सड़क पर खड़ा है तो ऑन दी रोड हो गया वो, ठीक है सड़क पर है वो, लेकिन ऑन दी रोड है, वो चल रहा है सड़क पर है और चलते चलते वो फिसल के गिर गया तो क्या होगा डाउन हो जाएगा, फेल डाउन ऑन दी रोड हो जाएगा, फेल डाउन दी रोड, ऑन नहीं लगाना है, फेल डाउन दी रोड, फेल डाउन दी रोड हो जाएगा। तो यहाँ ऑन नहीं चलेगा, ऑन तो तभी चलेगा ना कि जब वो उस पर किसी चीज पर है वो तब ऑन लगेगा, जब वो गिर जाता है तो डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। गले में उतरते हैं जैसे मान लीजिए केम डाउन, तो यानी केम डाउन द स्ट्रीट यानी गले में नीचे उतरा, केम डाउन द स्ट्रीट यानी गले में नीचे उतरा, ये होगा। तो इस तरह से जो है डाउन का यूज हम करते हैं। तो सीट डाउन का मतलब हुआ बैठ जाओ, तो बैठ जाओ का मतलब ये डाउन एक प्रीपोजिशन है जिसका सीट के साथ में हम यूज करते हैं, सीट डाउन बैठ जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा, आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इसका एंजॉय कीजिएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा इनको, और हम आगे आने वाले वीडियो को आप तक पहुंचाएं, इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर watching this video.